आज हम देखेंगे कि हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी क्या होता है, किन किन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी होता है। तो सबसे पहला लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर, फिर दूसरा जॉन्डिस। अगर किसी को रिकरेंट जॉन्डिस हुआ है या पहले किसी को जॉन्डिस हुआ है, उसका कॉम्प्लिकेशन भी हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में कन्वर्ट हो सकता है। लीवर के आसपास या किसी भी ऑर्गन के यहाँ फ्लूइड भर जाना। हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन बहुत टाइम तक चल रहा है, जिसे हम क्रॉनिक इन्फेक्शन भी कहते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा टाइम से शराब का नशा करते हैं तो उन्हें भी ये लिवर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि मेन इसमें होता क्या है। तो अब जितने भी हमने कॉम्प्लिकेशंस देखे, इन सारों की वजह से लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। तो लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड होने की वजह से क्या होता है कि वो उसके टॉक्सिन्स, यानी कि जो लीवर का काम होता है कि टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करके बॉडी से निकाल देना, बॉडी को निकाल देना किडनी का काम होता है, लेकिन लीवर वो टॉक्सिन्स को फिल्टर करता है। तो वो टॉक्सिन्स जो बॉडी में फिल्टर आउट करने होते हैं वो लीवर कर नहीं पाता, जिस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज्ड डिटॉक्सिफिकेशन में होता है, जिस वजह से ये फिल्टर नहीं कर पाता। और यही बॉडी में स्टोर होते होते ब्लड के थ्रू ये टॉक्सिन्स ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जिस वजह से ब्रेन डिसफंक्शन होने लगता है। तो इसको हम इन शॉर्ट कहेंगे कि लीवर की वजह से ब्रेन डिसफंक्शन होने लगा। अब हम देखेंगे कि इसमें मेनली साइंस एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो टॉक्सिन्स बॉडी में जनरेट होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में अमोनिया का स्टोरेज होने लगता है। अमोनिया जो अपने आप में एक गैस है, वो गैस फिर धीरे धीरे ब्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिजीनेस होता है, यानी कि चक्कर आ जाता है, सडन अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, वो गिर जाते हैं, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं लग जाता, भूलने की बीमारी हो जाती है, फोकस नहीं कर पाते और मेमोरी लॉस होने लगता है, डिसीजंस नहीं ले पाते, उनका स्लीप वेक साइकिल यानी कि सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होता है। और अगर ये केस सीवियर होता गया तो अल्टीमेटली इसमें पेशेंट को कोमा स्टेट भी हो सकता है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। अधिक पेशेंट्स में हमें सीजर्स देखने को भी मिलते हैं, यानी कि पेशेंट्स को फिट्स भी आ सकते हैं, पेशेंट कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और साथ ही साथ एक जो बहुत कॉमन चीज जो हमें देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर्स। फ्लैपिंग ट्रेमर्स इस तरह के होते हैं कि पेशेंट को हम कहते हैं कि दोनों हाथ सामने कीजिए। जब पेशेंट दोनों हाथ ऐसा स्ट्रेट करता है, एल्बो से स्ट्रेट करता है, और जब हम उसे कहते हैं कि अपने मनगट को यानी रिस्ट को सीधा करें, तो धीरे धीरे उनमें ताकत न होने की वजह से धीरे धीरे ये हाथ ऐसे नीचे आने लगता है। तो इस तरह से हमें ये ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम फ्लैपिंग ट्रेमर्स भी कहते हैं। तो ये साइन हमें इन तरह के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि ओवर्ट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जो इसका एक तरह का प्रकार होता है। ओवर्ट हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी यानी कि इसे हम मिनिमल एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं, जिसमें ग्रेड वाइज आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में पेशेंट कंफ्यूजनल स्टेट में दिखेगा, हमेशा कंफ्यूजन में दिखेगा। ग्रेड 3 ग्रेड 4 में पेशेंट डिजी दिखेगा, यानी उसे चक्कर आने लगेंगे। एंड ग्रेड 4 स्टेट में पेशेंट डायरेक्टली कोमा स्टेट में रहेगा। अब हम देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो, तो इसके बारे में और भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वो उस लिंक को जरूर चेक करें। अब हम देखेंगे कि हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो इसके लिए हम बहुत सारे लीवर एंजाइम टेस्ट करते हैं, जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, अमोनिया सीरम अमोनिया टेस्ट, साथ ही साथ साइकोमोटर टेस्ट जो ब्रेन के लिए होती है, जिससे हम पेशेंट की सोचने की कैपेसिटी चेक कर पाते हैं। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। और सबसे मेन चीज जो हमें जिसे हम प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं, कि ये हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में हुआ, ये बहुत सदियों से चले आ रहा डिसऑर्डर होता है, तब जाकर ये डिटेक्ट होता है। तो इनिशियल स्टेजेस में, जिसे हम प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स कहते हैं, कि जिन कारणों की वजह से हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी 110% होगा ही, तो ऐसे कौन से प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स है। तो सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कई तरह से जमा होने लगते हैं, वो फ्लश आउट नहीं होते। तो रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी हमें देखने को मिलती है। नंबर 2, अगर कोई पेशेंट
बहुत ज़्यादा टाइम से स्लीपिंग पिल्स ले रहा है तो उसके कारण की वजह से भी आपको ये हिपैटिक इंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट में आप जो मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं उससे ज़रूर फॉलो करें और अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें। डाइट में आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो भी प्रोटीन इंटेक लेना है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है, ना कि एनिमल बेस्ड। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में आप क्या क्या ले सकते हैं उस एडवाइस के लिए या उस प्रोफेशनल डाइट प्लान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें।